आज की इस खास और विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबके बिल्कुल करीब है। बल्कि यूं कहें कि ये विषय हमारे अंदर ही मौजूद है। हाँ बिल्कुल। आज हमारे सामने कई वैज्ञानिक शोधों, बायोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स और शरीर विज्ञान के कुछ बेहद दिलचस्प आर्टिकल्स का एक पूरा स्टैक रखा है। और इन सभी स्रोतों का, इन सभी पेपर्स का निचोड़ निकालकर हम मानव शरीर के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर हम बस एक खाने की नली समझ लेते हैं। सही कहा। लेकिन असल में ये किसी बेहद आधुनिक और जटिल केमिकल फैक्ट्री से कम नहीं है। मतलब हम बात कर रहे हैं मनुष्य के आहार नाल की, जिसे विज्ञान की भाषा में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन बहुत ही साफ है। हम बिना किसी भारी भरकम सिर के ऊपर से निकलने वाली वैज्ञानिक शब्दावली के ये समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद ये 8 से 10 मीटर लंबी गोल गोल घूमी हुई संरचना काम कैसे करती है। क्योंकि ये सिर्फ एक पाइप नहीं है जिसमें से खाना गुजरता है। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो इंसान को जिंदा रखता है। और इस विषय पर चर्चा करना इसलिए भी बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाता है क्योंकि ये जानकारी सिर्फ जीव विज्ञान की मोटी मोटी किताबों तक सीमित नहीं है। हाँ, इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर होता है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी आदतों, हमारे स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारे खाना खाने और सुबह उठ के दांत साफ करने के तरीके को भी गहराई से प्रभावित करती है। ये तो है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के असली विज्ञान को समझ लेते हैं तो अपने ही शरीर के प्रति हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक ऐसा चमत्कारी सिस्टम है जो बिना कोई छुट्टी लिए, बिना रुके 24 घंटे अपना काम कर रहा है। ठीक है, आइए इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। इस पूरी 8 से 10 मीटर लंबी यात्रा का सबसे पहला कदम होता है हमारी मुख गुहा, जिसे हम ओरल कैविटी या आम भाषा में अपना मुंह कहते हैं। हाँ, ये इस पूरी फैक्ट्री का मेन गेट है। ये ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा होता है और हमारे 2 होंठ इस गेट को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। और जैसे इस गेट के अंदर जाते हैं तो 2 बहुत ही अहम चीजें मिलती हैं, हमारी जीभ और हमारे दांत। स्रोत बताते हैं कि जीभ सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके ऊपर छोटे छोटे दाने या अंकुर होते हैं जिन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। स्वाद कलियां। हाँ, स्वाद कलियां। और इन्हीं की वजह से हमें मीठा, खट्टा, खारा और कड़वा स्वाद महसूस होता है। जी हाँ, जीभ एक तरह से इस फैक्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो चेक करता है कि जो अंदर जा रहा है उसका स्वाद कैसा है। बिल्कुल। और फिर आते हैं हमारे दांत, जो इस फैक्ट्री के क्रशर या ग्राइंडर हैं। एक वयस्क इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं और शोध पत्रों में इन्हें 4 खास प्रकारों में बांटा गया है। हाँ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम इसे आसान भाषा में सोचें तो इंसाइजर आगे वाले दांत हैं जो काटने का काम करते हैं। और दांतों की बनावट अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। वही तो। स्रोत के मुताबिक दांत की संरचना बहुत ही अद्भुत होती है। इसका जो हिस्सा मसूड़े के अंदर मजबूती से धसा होता है उसे जड़ या रूट कहते हैं। और जो सफेद हिस्सा हमें ऊपर दिखाई देता है उसे शिखर या क्राउन कहते हैं। इन दोनों के बीच के हिस्से को गर्दन कहा जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है वो ये है कि दांत के बिल्कुल अंदर एक मज्जा गुहा या पल्प कैविटी होती है। हाँ। और उसके ठीक ऊपर डेंटाइन नाम की एक परत होती है। ये डेंटाइन हमारी हड्डियों से भी ज्यादा कठोर होता है। हड्डियों से भी ज्यादा? बिल्कुल। और इस डेंटाइन को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर एनामल की एक परत चढ़ी होती है जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मतलब पूरे शरीर में इससे कठोर कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे शरीर का ये सबसे कड़ा हिस्सा यानी एनामल हमारी कुछ छोटी छोटी और रोजमर्रा की गलतियों से कैसे पूरी तरह नष्ट हो सकता है। वो कैसे? हमारे रिसर्च पेपर्स दंत अस्थिक क्षय यानी जिसे हम आम भाषा में दांतों में कीड़ा लगना या कैविटी कहते हैं, हाँ, कैविटी, उसकी प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक और दिलचस्प ढंग से समझाते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई इंसान मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम खाता है और उसके बाद दांतों को ठीक से साफ नहीं करता तो वो मीठापन दांतों के कोनों में चिपक जाता है। अब हमारे मुंह में प्राकृतिक रूप से बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं।
ये बैक्टीरिया उस चिपकी हुई शक्कर पर हमला कर देते हैं और एक रासायनिक क्रिया के जरिए उसे अम्ल यानी एसिड में बदल देते हैं। और ये एसिड इतना ताकतवर होता है कि शरीर के सबसे कठोर हिस्से को भी गला दे। बिल्कुल। ये तो वाकई डराने वाला है कि चीनी और कुछ बैक्टीरिया मिलकर इतना मजबूत एसिड बना सकते हैं। ये एसिड उस सबसे कड़े इनामिल पर लगातार हमला करता है, उसे नरम कर देता है और धीरे धीरे वहां एक छेद या कैविटी बन जाती है। बाप रे। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये बैक्टीरिया और भोजन के बारीक कण दांत से चिपककर एक पक्की स्थायी परत बना लेते हैं जिसे दंत प्लाक कहा जाता है। डेंटल प्लाक। हाँ, अगर रोज एक अच्छे टूथब्रश और दंत मंजन से इस प्लाक को रगड़कर साफ न किया जाए तो ये प्लाक दांतों के इनामिल और डेंटाइन को पार करता हुआ सीधा दांतों के भीतर उस पल्प कैविटी और जड़ों तक पहुंच जाता है जहां नसें होती हैं। और तभी वो भयंकर दांत का दर्द शुरू होता है जिसके लिए डेंटिस्ट के पास भागना पड़ता है। एकदम सही। इसलिए ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि नियमित रूप से ब्रश करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक जरूरत है। ये उस एसिड के हमले से बचने की सबसे बड़ी ढाल है। बिल्कुल। ये जानकारी वाकई दांत साफ करने के महत्व को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। अब मुंह में सिर्फ दांत और जीभ ही काम नहीं करते। खाने को निगलने लायक बनाने के लिए हमारे मुंह में इनबिल्ट वाटर डिस्पेंसर्स भी लगे होते हैं। हमारी लार ग्रंथियां। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इंसान के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इनके वैज्ञानिक नाम हैं पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथि। नाम भले थोड़े जटिल हों लेकिन इनका काम बहुत सीधा है। बिल्कुल सीधा है। इनसे लगातार लार या सलाइवा निकलता रहता है जो नलिकाओं के जरिए मुंह में आता है। ये लार सूखे खाने को गीला करती है ताकि उसे गले से नीचे आसानी से उतारा जा सके। सोचने वाली बात है, अगर सूखी ब्रेड बिना पानी के खानी पड़े तो बिना लार के उसे निगलना लगभग नामुमकिन होगा। और ये निगलने की प्रक्रिया ही हमें इस लंबी आहार नाल के अगले चरण में ले जाती है। मुंह का पिछला हिस्सा ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाता है और यहाँ पर प्रकृति ने एक बहुत ही चतुर और एडवांस ट्रैफिक सिस्टम बनाया हुआ है। ट्रैफिक सिस्टम? जी हाँ। ग्रसनी वाले हिस्से में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ते या छिद्र होते हैं। पहला है निगल द्वार जो हमारे खाने को आगे आहार नाल यानी ग्रास नली में भेजता है। ठीक है। और ठीक उसी के पास दूसरा रास्ता है कंठ द्वार जो हमारी श्वास नली या विंड पाइप में खुलता है जहां से हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है। मतलब एक ही जगह पर खाने का भी रास्ता और सांस लेने का भी रास्ता? जी हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम लगता है। खाना तो गलती से श्वास नली में जाकर फेफड़ों में भी गिर सकता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो प्रकृति ने इस दुर्घटना को रोकने के लिए एपिग्लॉटिस नाम की एक बेहद शानदार और ऑटोमेटिक संरचना बनाई है। एपिग्लॉटिस? हाँ, ये कंठ द्वार के ठीक आगे एक छोटी सी मासल पट्टी जैसी रचना होती है। इसे एक स्मार्ट ट्रैफिक बैरियर या ढक्कन समझा जा सकता है। अच्छा। जब भी कोई इंसान भोजन या पानी निगलता है तो ये एपिग्लॉटिस तुरंत 1 सेकंड से भी कम समय में कंठ द्वार को ढक लेता है। इससे होता यह है कि खाने का रास्ता सीधा ग्रासनली की तरफ मुड़ जाता है और एक भी कण गलती से श्वास नली में नहीं जा पाता। ये तो शरीर का अल्टीमेट फेल सेफ मैकेनिज्म है। कभी कभी जब पानी पीते हुए हंसी आ जाती है या बात करने लगते हैं तो ये ट्रैफिक सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। और तब भयंकर खांसी आती है क्योंकि शरीर उस पानी को फेफड़ों में जाने से रोक रहा होता है। हाँ, खांसी उस गलत रास्ते पर गए खाने या पानी को वापस बाहर फेंकने का एक रक्षात्मक तरीका है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। जब ये लार से सना हुआ गीला खाना इस ट्रैफिक सिस्टम को पार करके सुरक्षित रूप से ग्रास नली में पहुंचता है जिसे ओसोफेगस कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस अब पेट में खाना चला गया और पचना शुरू। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं। हमारे स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य स्पष्ट करते हैं। ग्रास नली में पाचन बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ एक कनेक्टिंग पाइप है। और ये भी कोई आम पाइप नहीं है कि जिसमें खाना डाला और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे गिर गया। यहां एक बहुत ही विशेष प्रकार की मांसपेशियों की गति होती है जिसे क्रमाकुंचन या अंग्रेजी में पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इस पेरिस्टाल्सिस की प्रक्रिया को समझना बहुत आसान है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक टूथपेस्ट की ट्यूब को पीछे से दबाकर पेस्ट निकालते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। हमारी ग्रास नली की दीवारें खाने के ठीक पीछे से सिकुड़ती हैं और आगे से फैलती हैं। यह एक लहर जैसी गति होती है।
इसी लहरदार ताकत के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। और ये लहरदार गति बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान उल्टा भी लटक जाए और कुछ खाए, तब भी ये मांसपेशियां खाने को ऊपर से नीचे पेट की तरफ ही धकेलेंगी। गुरुत्वाकर्षण चाहे जो भी कर ले। क्या बात है। और इस तरह ग्रासनली से होता हुआ हमारा भोजन पहुंचता है इस पूरी यात्रा के सबसे चर्चित हिस्से में, हमारे आमाशय यानी पेट में, स्टमक। हाँ, हम इसे शरीर की एसिड की भट्टी कह सकते हैं। ये पेट में बाईं तरफ मौजूद एक चौड़ी जे के आकार की थैली जैसी रचना है। जीव विज्ञान में आमाशय को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी या अगला भाग कार्डियक, सबसे निचला या पिछला भाग पाइलोरिक, और इन दोनों के बीच के मुख्य हिस्से को फंडिक भाग कहते हैं। और इसकी भीतरी दीवारें बहुत खास होती हैं। अंदर की कोशिकाओं की परत जो अंदर की तरफ धंसकर अनगिनत ग्रंथियों का निर्माण करती हैं, जिन्हें जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और आज के शोध पत्रों में जो सबसे दिमाग हिला देने वाला तथ्य मुझे मिला, वो ये है कि इंसान के पेट में हर दिन लगभग 3 लीटर जठर रस बनता है। 3 लीटर! ये तो बहुत ज्यादा है। यानी कोल्ड ड्रिंक की 2 बड़ी बोतलों के बराबर लिक्विड हमारा पेट रोज बना रहा है। मुख्य रूप से 3 तरह की कोशिकाएं अपना अपना स्राव निकालती हैं, जो मिलकर ये 3 लीटर जठर रस बनाता है। इसमें क्या क्या होता है? इस रस में 3 सबसे अहम चीजें होती हैं: म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक निष्क्रिय एंजाइम जिसे पेप्सिनोजेन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। हाँ, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक बेहद शक्तिशाली तेजाब है। इसका काम बहुत ही अहम है। सबसे पहले तो ये उस सोए हुए या निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को जगाकर उसे सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। अच्छा। ये पेप्सिन फिर हमारे खाने में मौजूद भारी भरकम प्रोटीन को तोड़कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो ये एसिड करता है वो ये है कि ये एक पावरफुल जीवाणु नाशक है। मतलब बैक्टीरिया को मारता है? बिल्कुल। खाने के साथ जो भी हानिकारक बैक्टीरिया या कीटाणु हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं, ये खतरनाक एसिड उन्हें वहीं भस्म कर देता है। तो इस सबका असल में क्या मतलब है? मतलब अगर पेट के अंदर इतना खतरनाक एसिड बन रहा है जो बैक्टीरिया को मार सकता है, जो कठोर प्रोटीन को गला सकता है, तो वो आमाशय की अपनी ही दीवारों को क्यों नहीं जला देता? वो खुद पेट को क्यों नहीं गला देता? और यहीं पर शरीर का एक और शानदार रक्षा तंत्र सामने आता है। जठर रस में जो मैंने पहली चीज बताई थी, म्यूकस, हाँ, वही इसका जवाब है। ये म्यूकस कोशिकाएं एक गाढ़े चिपचिपे श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जो आमाशय की पूरी भीतरी दीवार पर एक सुरक्षात्मक लेप या कोटिंग कर देता है। एक शील्ड की तरह? जी, ये परत एक मजबूत शील्ड की तरह काम करती है, जो पेट की नाजुक दीवारों को उस शक्तिशाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम के हमले से सुरक्षित रखती है। यानी एक तरफ तेजाब है और दूसरी तरफ उसको रोकने वाला केमिकल शील्ड? बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत इस मेडिकल फैक्ट से जुड़ी एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी चेतावनी भी देते हैं। वो क्या? कई बार लोग डाइटिंग के चक्कर में या काम की व्यस्तता में बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं। जब पेट खाली होता है तो भी वो थोड़ा थोड़ा एसिड तो बनाता ही रहता है, लेकिन खाना न होने के कारण ये अम्लीय स्राव हावी होने लगता है और दीवार को बचाने वाले म्यूकस का निर्माण कम हो जाता है। और तब वो शील्ड कमजोर पड़ जाती है? जी हाँ, और एसिड सीधे पेट की दीवार पर असर करने लगता है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में वो तेज एसिड आमाशय की भीतरी दीवार को ही जलाना शुरू कर देता है। वहां एक गोलाकार अंदर की ओर धसा हुआ घाव बन जाता है। मेडिकल भाषा में इसे ही अल्सर या अधिक स्पष्ट रूप से पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहना शरीर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ा सबक है कि समय पर खाना क्यों खाना चाहिए। वैसे पेट सिर्फ एसिड की भट्टी नहीं है, यहाँ प्रोटीन के साथ साथ वसा यानी फैट का भी पाचन शुरू हो जाता है। हाँ, गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से। सही कहा। गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एक एंजाइम वसा को तोड़कर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस पूरी भारी भरकम रासायनिक क्रिया के बाद हमारा वह ठोस खाना अब एक गाढ़े सूप जैसे लेप में बदल जाता है, जिसे विज्ञान की भाषा में काइम कहा जाता है। काइम। अब ये अम्लीय काइम आमाशय के निचले पाइलोरिक छिद्र से होता हुआ शरीर की मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट में प्रवेश करता है, और वो है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आहार नाल का ये हिस्सा अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। कैसे?
इसे छोटी आंत जरूर कहते हैं क्योंकि इसकी मोटाई कम होती है, लेकिन असल में ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। ये एक बेलनाकार गोल गोल घूमी हुई ट्यूब जैसी रचना है जहां भोजन के पाचन की क्रिया पूरी तरह से संपन्न होती है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो कोई भी हैरान रह जाएगा। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में ये छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। 6 मीटर! सच में बहुत लंबी है। हम कल्पना कर सकते हैं ये लगभग एक 2 मंजिला इमारत या एक मिनी बस की लंबाई के बराबर है, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से समेटकर पेट के छोटे से हिस्से में फिट किया गया है। प्रकृति का कमाल है। और स्रोत में छोटी आंत की लंबाई को लेकर एक और बहुत ही रोचक तुलना दी गई है। ये लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि कोई जीव क्या खाता है। डाइट के हिसाब से। हाँ, जो शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे गाय या बकरी, उनमें छोटी आंत की लंबाई मनुष्य से भी कहीं ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पौधों में सेल्यूलोज होता है जिसे पचाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उसे पचने के लिए ज्यादा लंबा रास्ता और ज्यादा समय चाहिए। समझ गई। वहीं दूसरी ओर शेर या बाघ जैसे मांसाहारी जंतुओं के भोजन यानी मांस का पाचन अपेक्षाकृत आसान होता है, इसलिए उनकी छोटी आंत की लंबाई काफी कम होती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है। बिल्कुल। अब मनुष्य के इस 6 मीटर लंबी छोटी आंत को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा ग्रहणी, जिसे डुओडेनम कहते हैं, बीच का हिस्सा जेजूनम और अंतिम हिस्सा इलियम। इसमें से जो पहला हिस्सा है ग्रहणी या डुओडेनम, वो अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है और ये जगह पूरी केमिकल फैक्ट्री का सबसे अहम जंक्शन है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ 2 वीआईपी ग्रंथियां खुलती हैं। एकदम सही। यहीं पर शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथियों की नलिकाएं आपस में जुड़कर एक ही छिद्र के द्वारा छोटी आंत में खुलती हैं। ये हैं यकृत और अग्न्याशय, लिवर और पैंक्रियाज। हाँ, अगर यकृत यानी लिवर की बात करें तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन करीब 1.5 किलोग्राम होता है। 1.5 किलो की ग्रंथि? बिल्कुल। लिवर की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का द्रव बनाती हैं जिसे पित्त या बाइल कहते हैं। ये पित्त लगातार बनता रहता है और लिवर के ही पास मौजूद एक छोटी सी थैली, जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहां जाकर जमा होता रहता है। और इस पित्त की एक बहुत ही अनोखी खासियत है। क्या? स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पित्त एक गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है, लेकिन इसमें पाचन करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं होता। एक भी एंजाइम नहीं। बिना एंजाइम के पाचन? हाँ, फिर भी ये पूरे पाचन तंत्र के लिए इतना जरूरी है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक है। पित्त में एंजाइम भले ही ना हो, लेकिन इसके 2 बहुत बड़े काम हैं जो पूरी प्रक्रिया को संभालते हैं। अच्छा। पहला काम यह है कि आमाशय से जो गाढ़ा काइम छोटी आंत में आता है, वो उस खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से बेहद अम्लीय होता है। एसिडिक होता है? जी। पित्त, जो कि क्षारीय है, तुरंत उस अम्लीयता को काट देता है और पूरे भोजन को क्षारीय बना देता है। ये करना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि अग्न्याशय से जो एंजाइम आने वाले हैं वो एसिड वाले माहौल में बिल्कुल काम नहीं कर सकते। उन्हें काम करने के लिए क्षारीय माहौल ही चाहिए। मतलब पित्त एक तरह से माहौल को शांत कर रहा है ताकि बाकी के वर्कर्स अपना काम कर सकें। बिल्कुल। और इसका दूसरा सबसे बड़ा काम है वसा का पाइसीकरण, जिसे अंग्रेजी में इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन? हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी तेल लगी हुई कढ़ाई को बर्तन धोने वाले साबुन से धोते हैं। साबुन क्या करता है? वह तेल की बड़ी बड़ी बूंदों को तोड़कर बहुत बारीक कणों में बदल देता है ताकि वे पानी के साथ बह जाएं। बिल्कुल। पित्त के लवण भी बिल्कुल यही काम करते हैं। वे खाने में मौजूद वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को विखंडित कर देते हैं ताकि वसा को पचाने वाले एंजाइम उन पर आसानी से काम कर सकें। क्या कमाल का सिस्टम है। और यकृत के इस काम के ठीक बाद एंट्री होती है दूसरी बड़ी ग्रंथि की, अग्न्याशय यानी पैंक्रियास की। यह आमाशय के ठीक नीचे और सी आकार की ग्रहणी को घेरे हुए एक पीले रंग की ग्रंथि होती है। अग्न्याशय से निकलने वाले रस में शरीर के कुछ सबसे शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और इसके साथ ही छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर मौजूद अपनी ग्रंथियां भी एक रस निकालती हैं जिसे आंत्र रस या सकस एंटेरिकस कहते हैं। सही। अब ये सारे एंजाइम मिलकर एक साथ उस भोजन पर टूट पड़ते हैं। जो भी जटिल और अघुलनशील अणु बचे थे उन्हें पूरी तरह से तोड़कर एकदम सरल और घुलनशील अणु में बदल दिया जाता है। बिल्कुल बारीक कर दिया जाता है।
इस जबरदस्त केमिकल प्रोसेसिंग के बाद वो जो गाढ़ा काइम पेट से आया था, अब वो और भी ज्यादा तरल और पतला हो जाता है। इस नए पतले रूप को विज्ञान में चाइल कहा जाता है। और जब भोजन पूरी तरह से पचकर चाइल में बदल जाता है, तब इस पूरी 8 मीटर लंबी यात्रा का असली मकसद शुरू होता है, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। हाँ, जो सबसे जरूरी है। छोटी आंत का जो सबसे अंतिम और सबसे लंबा भाग है, जिसे इलियम कहते हैं, वहां यह पचे हुए भोजन को सोखने का काम होता है। इलियम की भीतरी दीवार बिल्कुल सपाट नहीं होती, बल्कि उस पर उंगलियों जैसी हजारों लाखों छोटी छोटी संरचनाएं उभरी होती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये विलायें बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती हैं, है ना? बिल्कुल एक स्पंज की तरह। ये विलाई उस तरल चाइल में से सारे पचे हुए पोषक तत्वों को, विटामिन्स को, मिनरल्स को सोख लेती हैं और उन्हें तुरंत अपने अंदर मौजूद बारीक रक्त केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज में भेज देती हैं। और वहां से खून में? जी, वहां से ये सारा पोषण खून में मिल जाता है और रक्त के जरिए शरीर के एक एक हिस्से, एक एक कोशिका तक पहुंच जाता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? सारा का सारा काम तो मुंह, अमाशय और छोटी आंत ने मिलकर कर लिया। खाना पिस भी गया, एसिड में उबल भी गया, एंजाइम से टूट भी गया और विलाय ने सारा पोषण सोख भी लिया। तो फिर जो बाकी का भोजन बच गया, जो शरीर पचा नहीं पाया, उसका क्या होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जो हिस्सा शरीर पचा नहीं पाता या जो किसी काम का नहीं होता, वो इलियम से आगे धकेल दिया जाता है और आहार नाल के आखिरी बड़े हिस्से में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में? हाँ, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये छोटी आंत से मोटाई में ज्यादा होती है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन लंबाई में ये सिर्फ करीब 1.5 मीटर ही होती है। बड़ी आंत के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, कोलन और मलाशय, जिसे रेक्टम भी कहते हैं। हाँ। तो इसका मुख्य काम क्या है? बड़ी आंत को शरीर का वाटर रिसाइकलिंग प्लांट समझा जा सकता है। जब वो तरल अपचा भोजन कोलन से होकर गुजरता है, तो शरीर उसमें से कोई पोषक तत्व नहीं निकालता, बल्कि शरीर एक आखिरी बार उसमें मौजूद सारे अतिरिक्त पानी को वापस सोख लेता है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो जाए। जी हाँ। पानी सोखने के बाद वो जो तरल अपशिष्ट था, वो अब एक ठोस मल में बदल जाता है और कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर रेक्टम में जाकर संचित हो जाता है। इसी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को लेकर स्रोत में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प जानकारी दी गई है। वो कौन सी? जहां ये दोनों आंतें मिलती हैं, वहां एक छोटी सी नली जैसी संरचना होती है, जिसे सीकम कहते हैं। और इस सिकम के बिल्कुल सिरे पर एक छोटी बंद उंगली जैसी रचना लटकी होती है। ओह, अपेंडिक्स। हाँ, इसे ही हम आम भाषा में अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। ये सुनकर शायद बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि मनुष्य के शरीर में इस अपेंडिक्स का आज की तारीख में कोई काम नहीं है। ये सिर्फ एक पुरानी, बेकार पड़ी मशीन की तरह है, जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। बिल्कुल। जीव विज्ञान की भाषा में इसे अवशेषी अंग कहते हैं। हमारे पाचन की इस पूरी जटिल प्रक्रिया में इसका रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं है। अंत में जो ठोस मल रेक्टम में जमा होता है, वो समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और ये यात्रा पूरी होती है। शुरुआत से लेकर अंत तक ये पूरी प्रक्रिया यह साबित करती है कि कैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग, अलग अलग केमिकल और एंजाइम एक साथ मिलकर एक बेहद सुव्यवस्थित और परफेक्ट मशीन की तरह काम करते हैं। तो अगर हम इस पूरी 8 से 10 मीटर लंबी यात्रा का एक बार संक्षेप में जायजा लें, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। मुंह से सफर शुरू होता है, जहां दांत और लार खाने को पीस कर एक पेस्ट बनाते हैं। फिर वो खाना ग्रास नली के लहरदार रास्ते से सुरक्षित फिसल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से 2 बहुत बड़ी व्यावहारिक बातें भी